यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो नेट का एग्जाम है ओके वो दिसंबर के अंदर होने वाला है, और उसके साथ में अपना जो हरियाणा के अंदर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है वो भी दिसंबर लास्ट में या जनवरी के स्टार्टिंग के अंदर होने वाला है। ओके, तो एग्जाम जो है, दोनों ही एग्जाम जो है वो आपके एमसीक्यू बेस्ड रहने वाले हैं। अगर हम नेट की बात करें वो तो एमसीक्यू बेस्ड ही होता है, और अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो पहले जो स्क्रीनिंग एग्जाम है वो है अपना एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। उसके अंदर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। अब बात ये आती है कि 10 यूनिट है, ठीक है, दोनों ही एग्जाम के अंदर। अगर हम पेपर नंबर 2 कॉमर्स की बात करते हैं तो वहां पे भी 10 यूनिट है, और पेपर नंबर 2 में अगर हम एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो वहां पे भी टोटल मिला के 10 यूनिट है। ओके, सेम सिलेबस है, जो नेट का सिलेबस है वही सेम सिलेबस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले के अंदर भी है, ठीक है। और कल से 6 तारीख से जो है वो एग्जाम फॉर्म जो है दोबारा से रीओपन हो रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट का जिनका अब की बार नेट हुआ है, ठीक है ना, जो अभी जून वाला जो एग्जाम हुआ था जो सितंबर के अंदर दोबारा से रीनेट हुआ, ओके, तो जिनका अभी पेपर हुआ तो वो बच्चे भी ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 से लेके और 12 तक जो है पोर्टल ओपन किया जाएगा, और वहां पे आप जो है अगर आपका नेट क्वालिफाई और आपकी मास्टर डिग्री है तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। ओके जी, तो अब हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, कल मैंने एप्लीकेशन के ऊपर एक वीडियो डाला था और वहां पे मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग जो है वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस जो है वो करनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो वो मैंने आपको बोला था कि वो अब मैं डेली बेसिस पे आपको करवाऊंगा, ठीक है। 20 से 30 क्वेश्चन डेली बेसिस पे एक एक वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे। ओके, और सबसे एक स्पेशल बात ये कि साथ में हम लोग जो है वो रिवीजन वीडियो तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, और जो क्वेश्चन थे वो आपको मैंने बोला था कि विद एक्सप्लेनेशन में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। मेन लगभग तो वैसे यही है कि मैं सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन है ना 2012 से लेकर के 2024 तक नेट में जो भी पेपर, जो भी 2012 से 2024 नेट का जो पेपर हुआ है, ओके, तो उनके सभी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं 2012 से लेकर के, ठीक है ना। अपना जो सिलेबस है दोबारा रिवाइज हुआ था 2019 के अंदर, ओके, तो 2012 से 2018 तक के जो क्वेश्चन है जो रेलिवेंट है अपने सिलेबस के लिए वो, प्लस 2019 से लेकर के 2024 तक वो तो सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी कि हम लोग जो वो रिवीजन वीडियो जो है वो भी साथ के साथ में स्टार्ट करेंगे। ओके, और अभी हम लोग जो वो शुरुआत कर रहे हैं अपने यूनिट नंबर 4 दैट इज बिजनेस फाइनेंस से। तो बिजनेस फाइनेंस के 2012 से लेकर के 2024 तक के पहले जो नेट के क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे। और मैंने आपको पहले बोला था कि अलग अलग स्टेट्स में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हुए थे उन क्वेश्चंस को भी हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम लोग जो है टॉप 25 क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे, ओके, बिजनेस फाइनेंस के। और उनमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं पेपर के अंदर, ओके, अलग तरीके से मोल्ड करके पूछा जा सकता है, तो उसको भी हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस फर्स्ट लेक्चर को। ये अपना बेसिकली लेक्चर नंबर 1 है, किसका, एमसीक्यूज का, ठीक है। और ये दोनों जगह पे रेलिवेंट है। अपना जो यूजीसी नेट का जो पेपर होना है दिसंबर 2024 वाला, वहां पे भी रेलिवेंट है, और इसके साथ में जो एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होना है, ठीक है, वहां पे भी ये क्या है, रेलिवेंट है। ओके जी सर, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, बोलते हैं विच वन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब कभी भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक है। तो एफएम के जनरली हम 2 ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और उसका जो लेटेस्ट जो वर्जन है वो है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो अनडिस्प्यूटेड आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बहुत सारी क्रिटिसिज्म है, लेकिन जनरली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को बेस्ट ऑब्जेक्टिव जो है ट्रीट किया जाता है। और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है उसको वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का जो बेसिक मतलब है वो क्या होता है, शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करना, इंक्रीज करना। और शेयर होल्डर की वेल्थ का यहां पे जो मतलब होता है वो होता है कंपनी का जो मार्केट प्राइस है उसको क्या करना, बढ़ाना, ठीक है ना। तो यहां पे बोल रहा है इनमें से कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन बेसिकली नेम है किसका, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है बट ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर सोशल बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये 3 तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सोशल बेनिफिट ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब कुछ एक्सप्लेनेशन है जो अपने एग्जाम के लिए काफी रेलिवेंट है, उसको समझो एक बार के लिए।
देखो ऑब्जेक्टिव जो होता है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, ये सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। हालांकि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है इट इज रिगार्ड एज अनडिस्प्यूटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो अनडिस्प्यूटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। लेकिन इसकी भी कुछ अभी अपनी कमी है, क्योंकि देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमारा पूरा फोकस किस पे होता है, शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना। तो कई बार मैनेजमेंट ये बोलती है कि अगर हम शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना चाहेंगे तो हमारा ध्यान कौन रखेगा। ओके, तो यहां पे एक मिडवे अप्रोच जो है वो निकाली गई। अब उसको समझना, यहां पे मैंने क्या लिखा कि ऑब्जेक्टिव जो है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हालांकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसको समझा जाता है एज एन अनडिस्प्यूटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। येट हालांकि इट मे पोज प्रॉब्लम इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। अब वो प्रॉब्लम क्या आती है उससे समझो। बोलता है The objective of the financial management may be taken as to achieve a reasonable level of satisfaction. हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए रीजनेबल लेवल अटेन करना सेटिस्फेक्शन का, जो दोनों के लिए, जिसमें दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो। बोले तो शेयर होल्डर तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, वो तो हमारे लिए प्राइमरी है, ठीक है। और हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मे बी टेकन एज टू अचीव ए रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बोथ फॉर द शेयर होल्डर एज वेल एज management, so that interest of both will be protected instead of achieving maximization benefit for one of these two only, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि इनमें से देखो दोनों पार्टी इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर भी इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ऐसा ना हो कि एक का ही हम उसकी ही सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की बात करें, दूसरे को इग्नोर कर दे, नहीं। तो अपने को यहाँ पे एक मिडवे अप्रोच जो है वो निकालनी चाहिए वैसे, जिसके अंदर हम लोग जो है वो वेल्थ को तो मैक्सिमाइज करेंगे और साथ में जो अपने मैनेजमेंट ग्रुप है उसकी भी जो इंटरेस्ट है उसको भी हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करने का काम करेंगे, मतलब दोनों को बेसिकली सेटिस्फाई करने का काम करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिस्फाइंग शेयर होल्डर एज वेल एज मैनेजमेंट, मतलब एक सेटिस्फैक्टरी लेवल निकालना जहां पे दोनों की दोनों पार्टी जो है वो क्या सेटिस्फाई हो जाए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेकिन एज पर अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है ना तो ये बात समझ जाना, आपको मैंने बता दिया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जिसको वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं, ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, बट सोशल बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। कल को जब आपका स्क्रीनिंग एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, ओके, देन उसके बाद आपको तैयारी करनी पड़ेगी उसका क्या बोलते हैं अपना रिटन एग्जाम का। तो वहां पे आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि रिटन एग्जाम के अंदर जो है जब आप लिखने बैठोगे तो आप ये बोलोगे कि हमने जो पढ़ा है कि दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन अपने को जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे भी कई बार सवाल उठता है, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ओनली शेयर होल्डर की बात की जाती है, ओके, उसी के इंटरेस्ट की बात की जाती है, जबकि मैनेजमेंट का इंटरेस्ट वो भी हमारे लिए प्राइमरी है, ओके। तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, मिडवे अप्रोच निकालेंगे जिसके अंदर हम दोनों पार्टी को सेटिस्फाई करने का काम करेंगे, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए सेकंड क्वेश्चन, बोलते हैं विच वन रेफर टू कैश इनफ्लो अंडर द पेबैक पीरियड मेथड। देखो कैपिटल बजटिंग की कई सारी टेक्निक है, ओके, उसके अंदर एक पेबैक पीरियड टेक्निक है, ओके। पेबैक पीरियड मेथड के अंदर हम लोग ये देखते हैं जो पैसा हमने अपने क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया वो कितने सालों के अंदर अपने को क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। तो उस टेक्निक के लिए हम लोग पेबैक पीरियड मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। आज जब हम पेबैक पीरियड टेक्निक को लेके चलते हैं ना तो वहां पे हम जो मेन फैक्टर है जिसके बेस पर पेबैक पीरियड निकालते हैं वो होता है अपना कैश इनफ्लो, ठीक है ना। हम वहां पे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को लेकर नहीं चलते बल्कि कैश इनफ्लो को लेकर चलते हैं। और कैश इनफ्लो का मतलब क्या है, तो कैश इनफ्लो का मतलब है वो कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। ऐसा कैश फ्लो जिसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट दोबारा से हमने ऐड बैक कर दिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से कैश कम नहीं होता, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। हमने प्रॉफिट तो कम कर दिया लेकिन अब दोबारा से क्या करेंगे, उसको ऐड बैक करेंगे, और लेकिन टैक्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो यह बात ध्यान रखना कि अगर कैपिटल बजटिंग की जब कभी भी बात आए तो वहां पे कैश इनफ्लो का जो मतलब होता है वो क्या होता है, वो होता है जी आपका कैपिटल बजटिंग में कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, बोले तो डी, कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन, बोलता है प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हम लोग दो कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, एक होता है जी आपका कंपाउंडिंग टेक्निक, एक है डिस्काउंटिंग। देखो अगर प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर, ध्यान देना, अगर प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, ध्यान दो, अगर प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो वहां पे हम लोग जो है कंपाउंडिंग टेक्निक को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और अगर फ्यूचर वैल्यू के बेस पर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो वहां पे हम लोग डिस्काउंटिंग टेक्निक को जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ध्यान देना, अगर प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करनी है, अगर प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करनी है तो कंपाउंडिंग टेक्निक लगाएंगे। और अगर फ्यूचर वैल्यू के बेस पर
फ्यूचर वैल्यू के बेस पर प्रेजेंट वैल्यू क्या करनी है, कंप्यूट करनी है। तो वहां पे हम लोग जो है डिस्काउंटिंग टेक्निक को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट जो है प्रेजेंट वैल्यू का वो बेस्ड है किसी ऊपर, तो प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग पे। तो हम लोग जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं क्या करके, प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग यूज करके। चलो मेरे भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन बोलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको लगेगा कि इससे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, चिंता मत करो, ये इतना ज्यादा टफ हो, मतलब टफ तो क्या है, आपने अगर मुझसे पढ़ा है तो आपको कुछ टफ नहीं लगेगा, ओके। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग जो है वो क्वेश्चंस के लेवल को जो है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोलता है, लेकिन हाँ अगर ये इजी है इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेपर में नहीं आएंगे, ये पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना, तो करके ये भी जाने पड़ेंगे, ओके। चलो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ फंड इज कॉल्ड। सभी के सभी सोर्स की जो कॉस्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको जनरली हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कॉस्ट नहीं, वो होती है इंडिविजुअल फैक्टरी कॉस्ट, उसको कंपोजिट कॉस्ट बोलते हैं। तो आंसर आएगा यस, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपोजिट कॉस्ट। और इसका दूसरा जो नाम है वो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी पुकारते हैं, और इसको डिनोट करते हैं KO से। किससे, KO से। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो है कॉस्ट ऑफ, मतलब जो आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट है हर फैक्टर की, जो हर सोर्स की जो स्पेसिफिक कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करो उसके वेट से, और उसको बाद में क्या कर दो, ऐड बैक कर दो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और यहां पे एक वर्ड लिखा है सिंपल एवरेज कॉस्ट, नहीं, ये होती है वेटेड एवरेज, ये सिंपल एवरेज नहीं होती है, बल्कि ये क्या होती है, वेटेड एवरेज। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो ओवरऑल कॉस्ट है वो हमेशा क्या होती है, वेटेड एवरेज होती है, वो सिंपल एवरेज नहीं होती है। चलो मैच द फॉलोइंग विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। MM अप्रोच जो है वो रिलेटेड है, MM अप्रोच के अंदर हम लोग जो बात करते हैं किसकी, आर्बिट्रेज की, ठीक है। जो NOI अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये रिलेटेड है किससे, कैपिटल स्ट्रक्चर से। जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो कौन सा है, वो है कमर्शियल पेपर। और जो फैक्टरिंग है इसको हम यूज करते हैं जनरली किसके लिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा जी, इसका A। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, विच ऑन द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल। इनमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा। देखो आप पहले ये बताओ वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट क्या। सर वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी, ये है नेट कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना, नेट कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वैसे अगर ग्रोस कॉन्सेप्ट की बात करूं, मैं लिख दूं एक बार, ग्रोस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ओनली करंट एसेट। लेकिन जब तक कुछ भी ना बोले तो हम हमेशा ये मानेंगे कि वर्किंग कैपिटल का मतलब जो है वो है एज पर नेट कॉन्सेप्ट। बोले तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी, ओके। अब वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट कितने, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, दो कंपोनेंट है यहां पे, ठीक है। कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में कि भाई नेट कॉन्सेप्ट है या ग्रोस है, तो हम क्या मानेंगे, नेट कॉन्सेप्ट है। और नेट कॉन्सेप्ट के हिसाब से वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी, ओके। अब यहां पे बोलता है कौन सा ऐसा, ये चार आपको ट्रांजैक्शन दे रखी है, इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे वर्किंग कैपिटल के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब वर्किंग कैपिटल आपकी जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। तो पहले रियलाइजेशन ऑफ द कैश फ्रॉम डेटर। अगर आपको अपने डेटर से कैश जो है वो क्या हो जाए, रियलाइज हो जाए, बोले तो आपने जिनसे पैसे लेते उनसे पैसा मिल जाए, तो क्या इसका वर्किंग कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ेगा, हम बोलेंगे नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट इसमें कैश लाइज फ्रॉम डेटर में दोनों के दोनों आइटम जो है, बोले तो कैश और जो डेटर, ये दोनों क्या करंट कैटेगरी आइटम है, दोनों की दोनों हमारी क्या करंट एसेट है। अगर डेटर से कैश मिलेगा तो कैश का बैलेंस तो बढ़ जाएगा, लेकिन डेटर का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो नेट इंपैक्ट है वो क्या आएगा, नेट इंपैक्ट इज नो चेंज इन करंट एसेट एज वेल एज करंट लायबिलिटी। बोले तो वर्किंग कैपिटल क्या है, इंटैक्ट है, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा इसका छठे का वो क्या बनेगा, ए, रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर। आगे बढ़े, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको यहां पे दे रखे, एक है असर्शन एक है रीजनिंग। असर्शन के अंदर बोलता है व्हेन ए कंपनी अर्न प्रॉफिट प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का भी इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले कंपनी ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे और उसके बेस पर कुछ पैसा कमा लिया था, तो उस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, क्या वो रेवेन्यू प्रॉफिट है, नहीं। इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो भी प्रॉफिट होता है ना, वो सारा का सारा क्या, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी क्या सही है। दूसरा बोलता है कैपिटल प्रॉफिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट को नहीं, जनरली हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट को यूज करते हैं क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये बात भी क्या सही है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन है बोलता है रिकंस्ट्रक्शन जो है किसी भी कंपनी का वो कब होगा। हम कंपनी को ना रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जनरली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल, ठीक है। तो हम रिकंस्ट्रक्शन कब करते हैं, जब एक कंपनी जो है वो क्या एक्सट्रीम लॉसेस के अंदर होती है, तो हम कंपनी को जो है वो क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बोलता है कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कब होगा, सबसे पहला द कंपनी इज अंडर कैपिटलाइज, जब कंपनी अंडर कैपिटलाइज हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरा, कंपनी हैज इनकर्ड, अब ये अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, इसको मैं पूरा डिटेल में समझाता हूं आपको, ठीक है। जब कंपनी ने हैवी लॉसेस कर रखे हो व्हिच मस्ट बी रिटर्न ऑफ, बिल्कुल सही बात है। जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है, देखो अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन बहुत अच्छी होती है,
अंडर कैपिटलाइजेशन का एक बार बेसिक मतलब बता दूं कि आप औरों से ज्यादा कमा रहे हो, मतलब आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना वो औरों के मुकाबले क्या ज्यादा है, ठीक है ना, तो वो है अंडर कैपिटलाइजेशन। ओके, तो वहां पे हम लोग रिकंस्ट्रक्शन नहीं करते बल्कि हम ओवर कैपिटलाइजेशन के केस में रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये समझते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब कैपिटल की कमी होना, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ये भी समझते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब कैपिटल ज्यादा होना, ये नहीं है भैया, इसका उल्टा होता है बल्कि, ठीक है ना। समझो इस बात को, थोड़ा समझाता हूं आपको मैं। रिकंस्ट्रक्शन जो है एक कंपनी का वो कब होता है, रिकंस्ट्रक्शन होगा अगर कंपनी हैवी लॉसेस के अंदर है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम कंपनी का क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। आगे, द कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। अगर कोई कंपनी ओवर कैपिटलाइज है तो उस टाइम पे हम लोग जो वो क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं, वैसे आपको आंसर इसका मैंने बता दिया, आंसर आएगा सी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इसको थोड़ा समझो, देखो कैपिटल का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ सर। कैपिटल का मतलब बिजनेस के अंदर जो पैसा हमने लगा रखा है उसको बोलता है जनरली कैपिटल, ठीक है। कैपिटल पार्ट है कैपिटलाइजेशन का। अब समझना, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है टोटल पूंजी जो मेरी लगी हुई है बिजनेस के अंदर, उसके अंदर ओनर की कैपिटल भी आ गई, ध्यान देना, उसके अंदर ओनर की कैपिटल भी आ गई और उसके अंदर जो हमारी बोरोड कैपिटल है वो भी आ गई। कैपिटल जर्नी लॉन्ग टर्म होती है, यस। अब अगर बात करेंगे कैपिटलाइजेशन का, तो कैपिटलाइजेशन एक टर्म है जिसको यूज किया जाता है ये देखने के लिए कि हमने अपने बिजनेस में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटलाइजेशन। क्या बोलोगे, कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन इट रेफर टू टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, ध्यान दो भाई, कैपिटलाइजेशन का मतलब है इट रेफर टू टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट की हुई है बिजनेस के अंदर। इसके अंदर शेयर कैपिटल भी आएगा, बोले तो ओनर का खुद का पैसा भी आएगा, और इसमें लॉन्ग टर्म डेट भी आएगा। बोले तो ओनर ने जो पैसा डेट के तौर पे ले रखा है जिसको बोरोड कैपिटल बोलते हैं, मैं लिख के दूं आपको, क्या बोलते हैं इसको, बोरोड कैपिटल। आप मत लिखना इसको बिल्कुल भी, क्योंकि ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा टेलीग्राम उस पे अपने ऐप के ऊपर, ठीक है ना, तो वहां से आप इसको देख लेना। ओके, आप समझो एक बार, कैपिटलाइजेशन का मतलब जो है वो क्या होता है, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस के अंदर, इसमें मेरा खुद का पैसा भी और मेरा उधार का पैसा भी, यहां तक ओके है। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल जनरली डिनोट करते हैं खुद का पैसा। जनरली कैपिटल का मतलब जो है वो क्या होता है, नेटवर्थ, जो मैंने मेरा पैसा लगा रखा है, बोल तो शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो कैपिटल इज रेफर टू द नेटवर्थ ऑफ ए बिजनेस। इसकी ये टोटल वेल्थ होती है एक बिजनेस की, जो ऑब्टेन कैसे करते हैं, जिसमें हम अपनी टोटल एसेट में से अगर मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो निकल के आएगी मेरी कैपिटल। और कैपिटल बेसिकली पार्ट है किसका, कैपिटलाइजेशन, क्योंकि कैपिटलाइजेशन के अंदर तो आएगी टोटल कैपिटल, उसमें खुद का पैसा भी और उधार का पैसा भी। और कैपिटल का मतलब क्या है, ओनली खुद का पैसा जो मैंने मेरे बिजनेस के अंदर क्या करके इन्वेस्ट किया हुआ है। आई होप यहां तक समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो कैपिटल क्या है, कैपिटलाइजेशन क्या है, ये समझ में आ गया। अब ना दो टर्म और है, एक बार ओवर कैपिटलाइजेशन अंडर कैपिटलाइजेशन को छोड़ दो, पहले दो टर्म समझाता हूं। एक होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। जो आपकी लायबिलिटी साइड है ना, लायबिलिटी साइड पे ध्यान देना, जो भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं जिसके अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, ये भी बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ये भी अगर इंक्लूड है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मतलब लायबिलिटी साइड पे जो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है ना, जिसके अंदर कैपिटल भी आ गई है आपकी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो लायबिलिटी साइड का टोटल जो बैलेंस है, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में हम करंट लायबिलिटी को भी क्या करते हैं, ऐड कर दे, तो वो बन जाएगा क्या, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो लायबिलिटी साइड का जो टोटल जोड़ होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान देना, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है दीज आर द फंड्स विच आर रेज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसमें वो सारा पैसा आएगा जो हमने इकट्ठा किया हुआ है लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, ठीक है। तो ध्यान देना, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ द कैपिटल रेज बाय ए कंपनी, वेयरएज कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कितना अलग, मतलब देखो कैपिटलाइजेशन का मतलब तो है टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो हमने ले रखी है, वो तो कैपिटलाइजेशन, वो बता देगा टोटल अमाउंट। और इस टोटल अमाउंट में कितना पैसा हमने इक्विटी का है, कितना डेट का है और कितना प्रेफरेंस का है, ये बताएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। ध्यान देना, दोनों में क्या मूल डिफरेंस है। कैपिटलाइजेशन तो आपको सीधा ये बता देगा, कैपिटलाइजेशन में तो सीधा बता देंगे कि आपका बिजनेस के अंदर मान लो 12 लाख रुपए लगा हुआ है, ठीक है। ये आ गया लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म जो हमारी लायबिलिटी है वो कितनी है, 12 लाख रुपए की। अब इस 12 लाख में कितना पैसा इक्विटी का, कितना प्रेफरेंस का और कितना डेट का, ये बताएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। मान लो 12 लाख में 5 लाख रुपए इक्विटी का, 5 लाख रुपए प्रेफरेंस का और 2 लाख रुपए डेट का, तो ये है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। तो एक बार पढ़ो इसको, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, फंड्स, इट डिनोट्स द फंड्स व्हिच आर रेज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइजेशन रेफर टू टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी विल बी इशू एंड इन व्हाट प्रोपोर्शन,
ठीक है ना, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस में करंट लायबिलिटी, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में करंट लायबिलिटी को क्या करते हैं, जोड़ दे, तो वो बनेगा आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इट डिनोट एंटायर लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसके अंदर क्या आएगा? एंटायर लायबिलिटी साइड आएगी किसकी? बैलेंस शीट की। दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड ओनली लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ध्यान देना, कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनली लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस आता है, जिसमें इक्विटी भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा, डेट भी आएगा, लॉन्ग टर्म बैंक लोन भी आएगा। जबकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज के साथ में शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी आते हैं। बोले तो करंट लायबिलिटी ये भी इसका पार्ट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का जो स्कोप है वो वाइडर है किससे? कैपिटल स्ट्रक्चर से। अब ना कैपिटलाइजेशन आपको मैंने बता दिया। अब कई बार ना ये टर्म आएगा ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन। इसको समझो। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या? तुमने भी एक बिजनेस किया, मैंने भी एक बिजनेस किया, ठीक है। तुमने अपने बिजनेस में जो भी कैपिटल लगाई, मान लो तुमने भी लगाए 10 लाख और मैंने भी लगाए 10 लाख। तुम 10 लाख रुपए के ऊपर जो है वो कमा रहे हो, एग्जांपल के तौर पे मान लो 15%, और मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूं 10%। तो मेरी जो मतलब कैपिटलाइजेशन है वो है ओवर कैपिटलाइज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर मैं क्या कर रहा हूं, कम कमा रहा हूं। आप नॉर्मली जितने भी पूरी इंडस्ट्री में जितने भी फर्म है वो 15% कमा रही है, लेकिन मैं 10% ही कमा पा रहा हूं। तो अगर मैं परसिस्टेंटली बोलो तो लंबे समय से अगर मैं मेरी जो असेट जो मैंने इन्वेस्ट की हुई है, जो भी कैपिटल मैंने लगा रखा है, अगर उसके ऊपर मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कम कमा रहा हूं, दैट इज नोन एज ओवर कैपिटलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन समझना, ओवर कैपिटलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास एक्सेस कैपिटल है, नहीं, नेवर। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास एक्सेस कैपिटल है, नहीं। इसका मतलब क्या होता है? अगर एक कंपनी कॉन्टिन्यूअसली, ध्यान दो भाई, अगर कोई कंपनी कॉन्टिन्यूअसली अनेबल है, नहीं कमा पा रही है टू अर्न ए फेयर रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीवेलिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स कैपिटल इन्वेस्टेड, तो हम बोलेंगे कंपनी बेचारी कैसी है? ओवर कैपिटलाइज है। सारे 15% कमा रहे लेकिन मैं 10 ही कमा पा रहा, तो आई एम द ओवर कैपिटलाइज। यहां तक ओके जी। तो अंडर कैपिटलाइज क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। पहली बात तो अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि कैपिटल की कमी। अंडर कैपिटलाइजेशन का जो बेसिक मतलब होता है वो ये होता है, ध्यान देना, अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब जो है वो ये होता है कि अगर मान लो हम लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं, नॉर्मली सभी लोग 15% कमा रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म है वो 15% कमा रही है, लेकिन मैं कमा रहा हूं 20%, 22%, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो हम बोलेंगे हमारी जो फर्म है वो क्या? अंडर कैपिटलाइज है। हम कमा ज्यादा पा रहे हैं, ठीक है, और उसे मतलब और जितना कैपिटल लगा रहे हैं हम उनसे उतनी कैपिटल में ज्यादा कमा पा रहे हैं। इसका मतलब उनको अगर मेरे बराबर कमाना तो उनको कैपिटल और लगाना पड़ेगा। इसका मतलब उनके मुकाबले में हमारी कैपिटल थोड़ी सी क्या? कम है। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट समझो क्या है अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? समझो, अंडर कैपिटलाइजेशन इट डज नॉट मीन शॉर्टेज और इनएडिक्वेसी ऑफ कैपिटल। इसका मतलब शॉर्टेज नहीं है या इनएडिक्वेसी नहीं है। एक कॉर्पोरेशन में भी अंडर कैपिटलाइज व्हेन द रेट ऑफ प्रॉफिट इट इज मेकिंग ऑन द टोटल कैपिटल इज एक्सेप्शनली हाई। जब रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो मेरा क्या है? हाई है इन रिलेशन टू द रिटर्न एंजॉय बाय द सिमिलर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अंडर कैपिटलाइजेशन। तो थोड़ा सा समझ जाना आगे से, अगर कोई भी पूछे ना भाई अंडर कैपिटलाइजेशन क्या, तो आप समझ जाना, अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा कमा रहे हैं दैट मींस अंडर कैपिटलाइज, और अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कम कमा पा रहे हैं दैट मींस ओवर कैपिटलाइज। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा। रिकंस्ट्रक्शन कब करते हैं? अंडर कैपिटलाइजेशन केस में। सर वो तो बढ़िया सिचुएशन है, और अगर ओवर कैपिटलाइजेशन होता है इसका मतलब नॉर्मल से कम कमा पा रहे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना? 15% का, और बेचारा मैं क्या कमा पा रहा हूं? ओनली 10%। तो इस केस में कंपनी के लिए जरूरी है कि कंपनी को क्या किया जाए? रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। ओके जी सर, आगे बढ़ो। मैचिंग करना आपको यहां पे दे रखा है लीवरेज रेशो। लीवरेज रेशो जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका इसमें रिलेशन मेंटेन किया था डेट और इक्विटी में, ठीक है। उसके बाद में आएगा जी आपका लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो बताएगा शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, क्या एक कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेट का भुगतान टाइमली बेसिस पे पे करने में एबल है या नहीं है ये। उसके बाद में जो है वो आएगा आपका टर्नओवर रेशो। तो टर्नओवर रेशो जो है बताएगा एफिशिएंसी, बताएगा एसेट मैनेजमेंट की, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है वो बताएगा बेसिकली अर्निंग कैपेसिटी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? डी। आगे, द कंफ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट रैंकिंग इन कैपिटल बस्टिंग एज पर एनपीवी एंड आईआरआर। ये दोनों की दोनों टेक्निक है जिनको हम यूज करते हैं क्या करने में? एक प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने में, ठीक है। तो एनपीवी भी टेक्निक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और आईआरआर भी टेक्निक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बोलता है इन दोनों का जो रिजल्ट है वो कई बार कंफ्लिक्टिंग हो जाएगा। किस वजह से? मतलब आईआरआर कुछ और बोलेगा, एनपीवी कुछ और बोलेगा, तो उसके पीछे के रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है साइज। कई बार प्रोजेक्ट का साइज अलग अलग है। अब आईआरआर तो बोल देगा कि जो 10% कमा रहा है उसको ले लो,
अब एक प्रोजेक्ट जो 10% कमा रहा है 1 लाख पे, और दूसरा प्रोजेक्ट ये बोलता है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए लगाओगे तो हम 10% कमाएंगे। तो साइज डिस्पैरिटी की वजह से भी कई बार जो है वो दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आता। टाइम डिस्पैरिटी की वजह से भी कई बार होता है, एक प्रोजेक्ट जो है वो कमा रहा है मान लो 3 साल में, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट है वो है 7 साल का, तो इसकी वजह से भी कई बार डिफरेंस आता है, और लाइफ डिस्पैरिटी की वजह से भी होता है, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों, मतलब लाइफ डिस्पैरिटी का तो एग्जांपल वो हो गया 3 साल और 7 साल, और टाइम डिस्पैरिटी का मतलब एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ज्यादा कमा रहे हैं, और एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग लास्ट में ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों रीजन है जिसकी वजह से एनपीवी और आईआर दोनों का रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, कन्फ्लिक्टिंग आएगा। आ गया, बोलता डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो रिस्पेक्ट टू द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताएगा। देखो टाइप ऑफ लीवरेज की अगर बात करें वैसे तो 4 तरह के होते हैं, लेकिन जनरली हम 3 तरह की लीवरेज पढ़ते हैं। एक होता है जी आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, एक आएगा फाइनेंशियल, और एक है कंबाइंड। एक और होती है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्किंग कैपिटल लीवरेज। उसको मैं आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला जो है वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, और जो आपका कंबाइंड लीवरेज है उसका फॉर्मूला होता है ईबी कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। या कंबाइंड लीवरेज को हम लोग ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज करके भी कंप्यूट कर सकते हैं। अगर हमने लीवरेज के अलावा इसकी डिग्री निकालनी हो तो डिग्री कैसे निकालेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज की डिग्री निकालने का फॉर्मूला है परसेंट। यहां पे हम लोग रिलेशन मेंटेन करते हैं सेल्स में और ईबीआईटी में, कि सेल्स में 1% चेंज होने पर ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा, ये बताएगा आपका ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज में हम ये देखते हैं ईबीआईटी में चेंज होने पर ईपीएस में जो चेंज आएगा ये बताएगा फाइनेंशियल लीवरेज। और कंबाइंड लीवरेज में देखते हैं सेल में चेंज होने पर ईपीएस में जो चेंज आएगा ये बताएगा कौन, कंबाइंड लीवरेज। अब क्वेश्चन जो है वो ये है कि द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज वो क्या बताएगा। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज में ये देखेंगे कि अगर हम ईबीआईटी को 1% से बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उसका हमारे ईपीएस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये बताएगा कौन, आपका फाइनेंशियल लीवरेज। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। आ गया ये 12th, द ओवर कैपिटलाइजेशन रेट एंड द कॉस्ट, द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट जिसको बोलते हैं केओ, एंड द कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हो केडी, किस अप्रोच के अंदर ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर ऑल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज एडवोकेटेड बाय। तो ये होते हैं बेसिकली किसमें, एनओआई अप्रोच में। किसमें, एनओआई अप्रोच के अंदर आपका केओ और केडी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट है। ये देखो ये भी कौन सा स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। और ये जो एनओआई अप्रोच है ये दिया किसने, ये दिया था आपके डेविड ड्यूरांट ने, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, एज पर द एनओआई अप्रोच, एज पर द एनओआई अप्रोच, ये एक स्पेशल बात जो है वो ये याद रखने वाली है कि एनओआई अप्रोच में सभी कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होते हैं, ऑप्टिमाइज होते हैं। ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर आर ऑप्टिमाइज्ड, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द अजम्पशन ऑफ द मायरन गॉर्डन प्रपोज ए मॉडल ऑफ द स्टॉक वैल्यूएशन। इनमें से कौन सा गॉर्डन मॉडल की अजम्पशन नहीं है, आपको ये बताना कौन सी अजम्पशन नहीं है। पहला, रिटेन अर्निंग ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, ये तो अजम्पशन है। फाइनाइट लाइफ ऑफ फर्म, ये अजम्पशन नहीं है, क्योंकि हम ये हमेशा मानते हैं कि फर्म लंबे समय तक चलती रहेगी, बोले तो फर्म क्या होगी, इनफाइनाइट लाइफ होगी, और यहां पे फाइनाइट है, तो ये इसकी अजम्पशन नहीं है। आगे आपको मैचिंग करना है जी, क्वेश्चन नंबर 14 को आपको जो है मैच करना है। और बोलते हैं फैक्टरिंग सर्विस जो है इसको यूज करते हैं क्या करने में, रिसीवेबल को मैनेज करने में, ठीक है। जो डेटर मैनेजमेंट है वहां पे हम यूज करते हैं। इकोनॉमिक और ऑर्डर क्वांटिटी को यूज करते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट में। और कमर्शियल पेपर जो है अगर बात करें तो ये क्या है, ये कमर्शियल पेपर को एक कंपनी इशू करती है अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने में। तो थर्ड का आएगा डी, तो आंसर बनेगा सी। आगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन द कैपिटल बस्टिंग इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस। तो कैपिटल बस्टिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो है प्रोजेक्ट को क्या करना, जनरेट करना। प्रोजेक्ट जनरेशन के बाद में फिर हम लोग जो वो क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट जनरेट हुआ उसको अब हम लोग जो वो क्या करेंगे, अप्रेजल करेंगे। उसका अप्रेजल करने के बाद अब जो बेस्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम उसको जो है वो क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और एग्जीक्यूशन के बाद में फिर हम क्या लेंगे, फॉलो अप लेंगे। बोले तो डी, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा सेकंड। आगे, कौन सा मेथड जो है उसको वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। तो जो आपका कैपिटल बस्टिंग है उसमें से कौन सा, कैपिटल बस्टिंग की कई सारी टेक्निक है, उनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती। एनपीवी करती है, आईआरआर करती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स करता है, लेकिन जो एआरआर मेथड है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को कंसीडर नहीं करता। आगे, विच फॉर्मुला इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को मेजर करने के लिए कौन से फॉर्मुला को हम जनरली यूज करते हैं। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अगर आपको निकाला तो उसके लिए हम लोग कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, ठीक है जी। आगे, विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो है वो हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बेसिकली जो अर्निंग हमने रिटेन करके रख लिया था उसको अगर हम रिटेन ना करते तो क्या करते, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो उसको जनरली बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ना वो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द फर्म।
क्योंकि अगर रिटेन ना करते तो डिस्ट्रीब्यूट करते। तो अगर आपने रिटेन कर लिया तो कम से कम इतना पैसा तो कमाना जो शेयर होल्डर कमा पाते। आगे मैचिंग करना है। एमएम अप्रोच जो है उसमें हम यूज करते हैं मिलर आर्बिट्रेज को। जो एनओआई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है इसको हम यूज करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है, कमर्शियल पेपर। और जो फैक्टरिंग है इसको यूज करते हैं किसके लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 19 का ए। आगे द फंड अवेलेबल विद ए कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिटेन्ड अर्निंग। आगे एबीसी लिमिटेड ने डिक्लेयर किया 40% डिविडेंड, विच ऑन द फॉलोइंग डज इट मीन। अगर मान लो एक कंपनी ने 40% डिविडेंड डिक्लेयर किया तो पहली बात ये 40% डिविडेंड किस पे डिक्लेयर होता है, ये इशूड कैपिटल पे होता है, नहीं ये होता है किस पे, पेड अप कैपिटल पे। तो जब कभी भी ये आ जाए ना 40% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इसका जो भी कंपनी की पेड अप कैपिटल है उसका 40%, तो इसका मतलब है द कंपनी विल प्रोवाइड डिविडेंड 40% ऑन द पेड अप कैपिटल। आगे द प्रेजेंस ऑफ द फिक्स कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म रिजल्ट इनटू। तो अगर मान लो आपके टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो है फिक्स कॉस्ट है तो इसका मतलब जो है वो क्या, वहां पे क्या, ऑपरेटिंग लीवरेज है। क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। और कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी में जो डिफरेंस है वो किसका होता है, फिक्स कॉस्ट का। क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से जब माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट को तो ही तो आएगा क्या, ईबीआईटी। ओके चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता था कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन व्हेन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज। ये कौन सी असम्पशन है कि जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को क्या करोगे, बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो ये कौन सी असम्पशन है, ये आपका एनआई अप्रोच। तो एज पर द एनआई अप्रोच जैसे जैसे आप जो है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को क्या करोगे, बढ़ाओगे, वैसे वैसे जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, एनओआई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके ऐसा होता है। तो ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है। ओके तो जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को बढ़ा रहा हूं तो वैसे वैसे मेरी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, कम होते जा रही है। आगे ए व्यू डेट द डिविडेंड पॉलिसी जो है एक फर्म की, उसका इंपैक्ट पड़ेगा ऑन द शेयर वैल्यूएशन एडवोकेटेड बाय द जेम्स ई वॉल्टर इज बेस्ड ऑन विच ऑन द फॉलोइंग असम्पशन। तो ये किस असम्पशन के ऊपर बेस्ड है, तो ये असम्पशन ये है बेसिकली कि रिटेन्ड अर्निंग जो है वो ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। तो ये असम्पशन इसकी होती है कि हम लोग जो है बाहर से कोई भी पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, बल्कि अगर अपने को फाइनेंस का नीड होगा तो हम जो रिटेन अर्निंग पड़ी उसी से अपनी फाइनेंस नीड को पूरा करेंगे। ठीक है। फिर आगे ये जो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये भी गलत है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करती है, नहीं ये भी गलत है क्योंकि आर जो है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ये, आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। यहां पे आपको दे रखे हैं मैचिंग अप्रोच। तो मैचिंग अप्रोच को जनरली हम लोग जो वो क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल। देखो मैचिंग अप्रोच जो है वो क्या बोलती है कि आपको अपने बिजनेस में जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल चाहिए तो उसको आप पैसा, वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल का पैसा इकट्ठा करना कहां से, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। और जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल उसका पैसा इकट्ठा करना कहां से, शॉर्ट टर्म सोर्स से। ठीक है। जो स्ट्रक्चरल रेशियो है, स्ट्रक्चरल रेशियो मतलब जो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेशियो होती है। ठीक है ना। तो इसमें स्ट्रक्चर रेशियो जो है वो है आपका पार्ट किसका, कैपिटल स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर रेशियो के अंदर बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे डेट इक्विटी रेशियो हो गया। ठीक है। मतलब बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में आएगा क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो को हम यूज करते हैं ये देखने के लिए क्या एक कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का टाइमली बेसिस पे भुगतान करने में एबल है या नहीं है। ठीक है ना। और जो सोल्वेंसी रेशियो होती है उसमें हम ये देखते हैं कि क्या एक कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का टाइमली बेसिस पे भुगतान करने में एबल है या नहीं है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर रेशियो के अंदर ये सब आएगा, डेट इक्विटी रेशियो हो गया, डेट टू टोटल फंड रेशियो हो गया, प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ रेशियो हो गया, कैपिटल गियरिंग रेशियो हो गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया। ठीक है। इसके अलावा जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी है इसको यूज करते हैं किसके लिए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में। और जो बोनस शेयर है इसको जनरली यूज करते हैं किसके लिए, बोनस शेयर को जो है वो यूज किया जाता है किसके लिए, डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, सी। ओके जी सर। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने टोटल मिला के 25 क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस करे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके और बड़ी तरीके से तैयारी करो। और इसका 2 पीडीएफ अब मैं शेयर करूंगा। ठीक है। एक तो पीडीएफ होगा जिसके जो अनसोल्ड है आप अपने एंड पे लगा लेना, और एक होगी सॉल्यूशन के साथ ये वाली वीडियो, मतलब ये वाली पीडीएफ। ओके तो ये भी मैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर डाल दूंगा। ठीक है। बाकी अगर आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा उसके लिए हमारा बैच ऑनगोइंग है, अभी चल रहा है बैच। ठीक है। आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर आपको जो है पूरा का पूरा मतलब स्क्रीनिंग प्लस में आगे सब्जेक्टिव और इंटरव्यू तक के लिए जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। हमारी एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, वहां पे आपको पूरा का पूरा कोर्स है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। और जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं अभी दिसंबर के अंदर जो नेट होना है, ये आगे जून 2025 के लिए, तो उसके लिए भी हमारा बैच जो है वो चल रहा है। तो अगर आप चाहें तो उसको भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर कोई इंक्वायरी करनी तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। और तैयारी करो, नहीं तो ये बनाया तो मैंने इमोजी था थोड़ा खुशी वाला, लेकिन ये तात्या बिच्छू टाइप बन गया।
ठीक है, चलो छोड़ो, इग्नोर करो इसको। तो अच्छे तरीके से तैयारी करते रहे और लग जाए तैयारी के ऊपर, ठीक है ना। बहुत जल्दी पेपर अनाउंस होने वाला है, तो तैयारी अच्छी होगी तो हम पास भी हो जाएंगे, और पास हो जाएंगे तो लाइफ के एक नए स्टेज पे पहुंच जाएंगे, और यही लाइफ है या नहीं है? यस। तो रुकना नहीं है, बस चलते रहना अपने को। ओके जी सर, चलो एक बार के लिए इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।